हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 600 काल की अवधि है। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि को हम 600 काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। यानी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है आपको बताना है। अगर आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। या फिर ये पूछे कि जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसकी 4 अवस्था है। कितनी अवस्था है? 4। कौन कौन सी? तो संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे ही हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो 4 अवस्था पियाजे जी ने बताई है संज्ञानात्मक विकास की। पहली अवस्था आपकी है संवेदी गामक अवस्था, जो आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक है, जो आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक है, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी अवस्था आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो है टाइम आपका 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष, या फिर ऑप्शन में 17 या 18 जो भी दिया रहे आप लोग उससे लगा दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही है। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। कौन सा गुण? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो एक आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? मान लीजिए कि आप जो है एक आदर्श अध्यापक है, तो आप में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप छात्र को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए बिल्कुल, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है शिक्षक एंड पेरेंट्स दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। बाल मनोविज्ञान, तो बाल का मतलब क्या है? बालक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो है वो बालक है। आपकी शिक्षा जो है कैसी है? तो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी केंद्र में कौन है? बालक है केंद्र में। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपयुक्त सभी। यानी आपकी याददाश्त कैसी है? स्मृति यानी याददाश्त,
तो अगर आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी तो आप जो है किसी भी चीज़ को जल्दी याद कर लेंगे, यानी पुनः फिर से याद कर सकते हैं। शीघ्र पहचान, अगर आपने किसी चीज़ को पहले देखा है, दोबारा जब उसे देखेंगे तो शीघ्र ही पहचान लेंगे। अच्छी धारणा, ये भी आपकी अच्छी स्मृति की विशेषता है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम। ये देखिए संवेग है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही है। स्नेह, प्रेम, भय, क्रोध, ये जो है ये क्या है, संवेग है। लेकिन आपसे यहाँ पे संवेग नहीं पूछा गया है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तो ये बिल्कुल गलत है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, देखिए नियंत्रित परिवेश में आपको बच्चों को शिक्षा नहीं देना है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, तो ये भी गलत है। अधिकारवादी ये क्या आपका निगेटिव हो गया, ठीक, ये गलत हो जाएगा। नियंत्रित परिवेश ये भी निगेटिव हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, तभी बच्चे के संवेग का अच्छे से विकास हो पाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गलतियां जो है वो बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण समूह में वर्गित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, ये बिल्कुल गलत है। आपको बच्चों को जो है किसी भी आधार पर वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन नहीं करना है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है वर्गीकृत करना, तो ये आपको देखते ही कट कर देना है। मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड बता दिया है। सीटेट पास करने की 5 ट्रिक्स के नाम से मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देखकर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या फिर प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो मेरा पूरा मानना है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहला तो आपका गलत हो गया। ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको बच्चों को किसी भी कारण से डांटना नहीं है, ना उनको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देना है, ना उनकी शिकायत करना है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम पहले ऑप्शन नंबर 4 को भी देखेंगे। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए बिल्कुल गलत हो गया। ये हटाना क्या है, निगेटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए आपको बच्चों को ना ही वर्गीकृत करना है ना ही हटाना है। क्यों हटाना है? सभी बच्चों को शिक्षा देना है आपको, सभी बच्चे सीखेंगे।
कुछ बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, कुछ को टाइम लगेगा, लेकिन सभी बच्चे सीखेंगे। तो आपको बच्चों को किसी भी आधार पे जो है वर्गीकृत या समूह में नहीं बांटना है। डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया, पहले आप यहीं पे देखिए, लेक्सिया में लक्ष्य आ रहा है ना, लेक्सिया में क्या आ रहा है, लक्ष्य। अब छोटे बच्चे को आप अगर इसे पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो क्या पढ़ेगा, लुक से, यानी पढ़ने में वो गलती करेगा। तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। और अगर यहीं पे आपका डिसग्राफिया दिया होता तब आपका उत्तर क्या होता, डिसग्राफिया। ग्राफिया यानी ग्राफ आप लोग बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन चलाना होगा, कॉपी में आप जब लिखते हैं तब भी पेन चलाते हैं। तो डिसग्राफिया जो है लिखने की अक्षमता से संबंधित है। आंकिक अक्षमता से कौन सी, तो डिसकैलकुलिया जो है आपकी आंकिक अक्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा द्वारा, देखिए आपको बच्चे में किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके बिल्कुल भी नहीं। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। अभिप्रेरित करने के लिए आपको क्या करना है कि सीखने के लिए उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना है ताकि बच्चे आसानी से सीख सके। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके, ये भी आपका गलत है, क्योंकि अगर आप प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करेंगे, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनमें हीन भावना आएगी कि वो बाकी बच्चों से कमज़ोर है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। क्या ये सही है? नहीं। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। ये भी गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां जो हैं वो कम कुशल है या लड़के अधिक हैं। ये क्या है, ये रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। भाषिक और संगत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती हैं लड़कियां। देखिए, हम किसी भी लड़की या फिर लड़के को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते कि लड़के जो है इस क्षेत्र में अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां इस क्षेत्र में कमज़ोर होती हैं। तो या फिर लड़कियां किसी क्षेत्र में अधिक तेज होती हैं, लड़के कम होते हैं, ऐसा नहीं आपको करना है। तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड को सही करेंगे। छात्राएं अपने आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। नेक्स्ट, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या दर्शाती है? जाति भेदभाव का परिचय। यहाँ जाति की बात नहीं की जा रही है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है? नहीं। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ये बिल्कुल सही है। लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यानी भेदभाव किया जा रहा है ना कि लड़कियां ऐसी होती है, तुम लड़कियों जैसा व्यवहार कर रहे हो, लड़के बनो। तो ये आपकी रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है।
तथा वे दबाव में आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है। मान लीजिए कि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके टीचर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम सीटेट एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो क्या आपका उत्साह भंग हो जाएगा? नहीं, आप और उत्साहित होंगे ना, और अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि आप उनके विश्वास पे खड़े हो उतरे। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं विद्यार्थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? किसने महत्व दिया था? फ्रायड ने। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो धनात्मक सहसंबंध पाया गया है बुद्धि और सृजनात्मकता में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर सृजनात्मकता में भी अधिक होते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बुद्धिमान हो वो सृजनात्मकता में भी अधिक हो, लेकिन इन दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय आपको बताना है। तो अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ये बिल्कुल गलत है। आपको छात्रों को बाहर नहीं निकालना है। मैंने जब आपको सीटेट पास करने के 5 टिप्स बताए थे, तो उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें छात्र के बारे में कुछ भी निगेटिव कहा गया हो, वो ऑप्शन आपका उत्तर नहीं होगा। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी गलत है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना नहीं, सूचित करना यानी आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपको बच्चे की कंप्लेन या शिकायत किसी से भी नहीं करना है, न प्रधानाध्यापक से, न उनके पेरेंट्स से, न किसी और से। तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बचा है, जो कि बिल्कुल सही है। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगर आपने सीटेट पास करने की 5 टिप्स वीडियो नहीं देखा अभी तक, तो चैनल पे जाकर वहाँ प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में से वीडियो देख लीजिए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? तो मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। लेवाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षा। देखिए, मानकीकृत शब्द जो है ये आपका निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये तो आपका गलत हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में मानकीकृत शब्द आ जाए आप लोग उससे गलत कर दीजिएगा। तथ्यों पर आधारित प्रत्यय के प्रश्न। देखिए, प्रत्यय स्मरण मीन्स होता है रटना, याद करना या कंठस्थ करना। तो ये शब्द जहाँ भी आ जाए आप उसे क्या कर देंगे? कट कर देंगे। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। लेवाइगोस्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है।
जिसके अनुसार बच्चे जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो देखिए, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें जो है कुछ विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्यालय जो है उन्हें किसी भी विशेष आवश्यकता या सहयोग की कोशिश नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रतिभाशाली बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं उन्हें टाइम लगता है, लेकिन स्कूल में क्या है कि सभी बच्चों के साथ प्रतिभाशाली बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, तो वो भी बाकी बच्चों की तरह ही रह जाते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त दिया जाए तो वो बाकी बच्चों से बेटर कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है वो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। और इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।